हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग रिलेशन पार्ट 2 करने वाले हैं। आर डी शर्मा एमसीक्यूज एक्सरसाइज क्लास 12। ठीक है, तो क्लास 12 में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है आर डी शर्मा बुक से, एमसीक्यूज बुक जो आर डी शर्मा की है। तो नई एडिशन में क्या है आपके पास, नए एडिशन में आर डी शर्मा ने एमसीक्यूज वाला एक्सरसाइज अलग कर दिया, उसकी अलग से एक बुक बना ली है। तो अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो आपका सेम बुक में ही आपके एमसीक्यूज होंगे, और अगर आपके पास नया एडिशन है तो आपका एमसीक्यूज का बुक जो है वो आर डी शर्मा ने अलग कर दिया है। ऑल दो नंबर ऑफ क्वेश्चन या टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है इन लोगों ने। तो अगर आपके पास पुराना एडिशन है चाहे नया एडिशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन सेम ही दिखेंगे। ठीक है, तो रिलेशन चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है आर डी शर्मा का एमसीक्यूज बुक से, ठीक है, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 है रिलेशन चैप्टर का, जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग नए आए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है, तो अगेन अगर आप रिलेशनल फंक्शन चैप्टर कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप क्लास 11th के वीडियोस भी देख लो आप, या क्लास 11th का रिलेशनल फंक्शन खुद से रिवाइज कर लो। ठीक है, उसके बाद आप क्लास 12th का फिर से करना। ठीक है, क्योंकि आप सेम टॉपिक कंटिन्यू हुआ है आपका 11th के बाद 12th में, उसी को आगे पढ़ाया गया है। तो अगर 11th आपको याद नहीं है उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पार्ट 2 है, ध्यान रखना। ओके, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे बोला गया है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में, लेट ए आपको वेट एक मिनट, हाँ, तो ए आपको गिवन है 2 3 4 5 अप टू 17 18। ठीक है, तो यहां पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन क्या है आपका? आर, जो ए क्रॉस ए में डिफाइन किया गया है। ठीक है, यानी कि आप जो आर डिफाइन करते हो, नॉर्मली क्या करते हो, ए से बी करते हो ना, या आप आर को डिफाइन करते हो ए से ए। तो यहां पे एक सेट का रिलेशन दूसरे सेट के साथ होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, एक ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से किया गया है, इस टाइप का रिलेशन है। तो यहाँ ए क्रॉस ए और यहाँ ए क्रॉस ए आ रहा है। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो पहले एनसीईआरटी लगाओ तो समझ में आएगा ये चीजें। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको एनसीईआरटी आता है। अब देखो, अब रिलेशन किस टाइप का है, तो यहां से एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, वो ऑर्डर्ड पेयर आपका ए कॉमा बी होगा, उसका रिलेशन गिवन है आपको सी कॉमा डी ऑर्डर पेयर के साथ। तो ए क्रॉस ए से आपका एक ऑर्डर्ड पेयर आया ए कॉमा बी, ए क्रॉस ए से भी एक ऑर्डर्ड पेयर आया सी कॉमा डी, उनका आपस में रिलेशन है। रिलेशन कैसा है? रिलेशन ऐसा है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, जो रिलेशन है आपका वो ए डी इज इक्वल टू बी सी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये आपका रिलेशन गिवन है। तो आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3,2। यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3,2 का मतलब ये मान लो कि सी और डी को आपने 3 2 रख दिया है। ठीक है, सी और डी को आपने 3,2 रख दिया है। तो ये 3,2 जो है वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेशन बनाएगा, और रिलेशन कैसा चाहिए आपको? रिलेशन ऐसा चाहिए। तो 3,2 कौन कौन ऑर्डर पेयर के साथ इक्विवेलेंस क्लास शेयर करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आप देखो, अगर C की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू 3,2, हाँ, तो A अपॉन बी जो है ना आपका, वो 3/2 आ गया। तो आपको A कॉमा बी ऑर्डर पेयर फाइंड करना है, कितने ऑर्डर पेयर होंगे जिनका रेशियो 3/2 हो जाए। तो एक तो आपका 3,2 ही हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा अपने आप में। यहां पे आप ए को 3 बी को 2 ले सकते हो। अब आपके जो एलिमेंट्स आएंगे ना, एलिमेंट्स आपके वहां यहां से आएंगे, इसके बाहर से एलिमेंट नहीं आ सकते। ठीक है, तो अगर आपने मान लो 3/2 को
2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 6/4। तो ये भी एक ऑर्डर पेयर आ सकता है कि आपने ए की जगह 6 और बी की जगह 4 रखा तो रेशियो 3/2 ही आएगा। अगर इस रेशियो को 3/2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9,6 ये एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा। 4 से कर दिया तो 12,8, 5 से कर दिया 15,10, अगर 6 से कर दिया तो 18,12। ठीक है, अब कहोगे सर 7 से करेंगे तो अगर आप 7 से करोगे तो वो आपका आ जाएगा 21,14। अब प्रॉब्लम ये है कि 21 और 14 एलिमेंट आपका सेट ए में लाई नहीं करता है। सेट ए में आपका 14 या 21 लाई नहीं करता है। 14 तो फिर भी आ जाएगा, 21 लाई नहीं कर रहा है, तो आपको 18 तक रुकना पड़ेगा, मैक्सिमम 18 तक जा सकते हो। ठीक है, तो कितने ऑर्डर पेयर आ गए, एक ये आ गया, 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 ऑर्डर पेयर आपके यहां पे आ जाएंगे जो इक्विवेलेंस क्लास 3,2 के होंगे। ठीक है, ऑर्डर पेयर कौन कौन से हैं, वो 3,2 है, 6,4 है, 9,6 है, 12,8 है, 5,10 है, सॉरी 15,10 है, 18,12 है। इसके आगे नहीं जा सकते। जैसे आप अगर 3/2 को आपने रेशियो सेम करने के लिए 7/7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21/14 आ जाएगा, और 21 आपके एलिमेंट्स इस सेट में लाइन नहीं कर रहा है। क्लियर है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अगर कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। पहले आप वीडियो को रिमाइंड करके देखना, पीछे करके देखना, तो समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूं कि आप पहले एनसीईआरटी लगा लो, उसके लगाने के बाद ही आप आर डी शर्मा वगैरह को टच करना। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास बोला गया है ए आपके पास सेट गिवन है 1 2 3। आपको बोला गया है नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है कंटेनिंग 1,2 1,3। तो आपको एक रिलेशन बताना है या कितने रिलेशन ऐसे होंगे जो जिसके अंदर 1,2 और 1,3 ऑर्डर पेयर होने ही चाहिए। उसके अलावा वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। देखो, आपने एक रिलेशन को डिफाइन किया ए से ए, तो जो भी रिलेशन बनेगा उसके जो ऑर्डर पेयर होंगे आर के अंदर ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक है, जो ऑर्डर पेयर आएगा ए कॉमा बी टाइप, वो आर के अंदर आएगा, जिसमें से आपका ए और बी कहाँ लाई करेगा, ए और बी ए में लाई करेगा। ए और बी जो एलिमेंट्स आएंगे आपको ए से मिलेंगे और वो ऑर्डर पेयर आर में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास सेट ए गिवन है 1 2 3। तो ऐसे कितने रिलेशन आप फाइंड कर सकते हो जिसमें 1,2 ऑर्डर पेयर एंड 1,3 ऑर्डर पेयर, ये दो ऑर्डर पेयर तो आने ही चाहिए, और साथ ही साथ वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो आप देखो, पहले आपने अगर R को डिफाइन किया A से, तो R के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएगा वो कहां से आता है, वो A क्रॉस A से आ सकता है, आ सकता नहीं यहीं से आएगा। तो A क्रॉस A फाइंड करोगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A, तो ये क्या आएगा 1,1 बनेगा आपका, आपको 1,2 मिलेगा, 1,3 मिलेगा, ऐसे ही 2,1 मिलेगा, 2,2 मिलेगा, 2,3 मिलेगा, देन आपका 3,1, 3,2, 3,3। मतलब रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर यूज होगा वो मैक्सिमम इन 9 में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। इन 9 में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, चाहो तो सारे यूज कर लो, चाहे किसी 2 को ले लो, किसी 3 को ले लो, किसी 4 को ले लो, वो सब आपका रिलेशन देगा ए से ए में। ठीक है, लेकिन आपको जो रिलेशन चाहिए वो चाहिए उसमें 1,2 और 1,3 हो, और वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो। देखो, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने एक बनाया रिलेशन R1 बोल दिया, रिफ्लेक्सिव के लिए आपका A, A, रिफ्लेक्सिव के लिए A, टाइप एलिमेंट R में लाई करना चाहिए, और सिमेट्रिक के लिए अगर A, B R में लाई कर रहा है तो आपका B, A भी लाई करना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक बनेगा। तो इस कंडीशन को आप पहले फुलफिल करोगे, तो पहले A, A तो डालना पड़ेगा आपको। तो आपने डाला 1,1, 1,1, 2,2, 3,3, ये तो आपको डालना ही पड़ेगा। तो यहां पे आपने 1,1 डाल दिया,
2,2 यूज हो गया आपका, और एक 3,3 यूज हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया था आपको 1,2 तो डालना ही डालना है और 1,3 भी डालना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 1,2 और 1,3 डालना था। अब क्योंकि आपको ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी बनाना है, तो अगर आपने 1,2 डाला है तो सिमेट्रिक के लिए 2,1 भी डालना पड़ेगा। अगर 1,2 आया है तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2,1 भी चाहिए, तो ये भी गया, आपका यूज हो गया। और अगर आपने 1,3 डाला है तो आपको 3,1 भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने 1,3 डाला है तो आपको 3,1 भी डालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये मिनिमम आपको यूज करना पड़ेगा। ये एलिमेंट्स तो यूज होंगे ही होंगे अगर उसको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनाना है। ठीक है, विथ 1,2 एंड 1,3 वो तो आपको डालना है, वो क्वेश्चन में ही गिवन है 1,2 और 1,3 आना चाहिए। ठीक है, देखो टाइम लगेगा क्योंकि समझाना है मुझे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। अगर आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन आपसे हो गया, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को स्किप करो, आगे बढ़ो। देखो अब आपके पास ऑर्डर सिर्फ ये बचा है, ये वाला, ये वाला आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यूज हो गए। तो पहले तो आप ये चेक लेते क्या ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो 1,1 आ गया, 2,2 आ गया, 3,3 आ गया, 1,2 आया तो 2,1 भी आ गया, 1,3 आया तो 3,1 भी आ गया। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए अगेन हम चेक करते हैं। ठीक है, कि जैसे यहां पे आपके पास 1,3 आया। ठीक है, 1, या ये मान लो आपके पास समथिंग 2,1 आया, ये 2,1। ठीक है, 2,1 यहां पे आ रहा है, वो आर को लाई कर रहा है, और 1,3 भी आर को लाई कर रहा है। देखो 1,3 ये है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2,3 भी चाहिए था आपको, 2,3 आर को लाई करना चाहिए था, लेकिन 2,3 इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। 2,3 आर में लाई नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक रिलेशन मिल गया आपको जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, जिसमें 1,2 और 1,3 है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये एक आ गया। अब मान लो आप R2 एक दूसरा रिलेशन बनाने जाते हो, तो दूसरे रिलेशन में इन 7 एलिमेंट्स को तो यूज करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मान लो एक एक्स्ट्रा उठाते हो यहां से आप 3,2। जैसे ही आप 3,2 उठाओगे तो आपको 2,3 भी उठाना पड़ेगा उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो 3,2 भी आ जाएगा, 2,3 भी आ जाएगा, तो वैसे ही ट्रांजिटिव बन जाएगा। रिफ्लेक्सिव तो रहेगा, सिमेट्रिक भी रहेगा, लेकिन ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। तो कहने का मतलब है एक ही रिलेशन यहाँ पे पॉसिबल है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, उसमें 1,2 भी है, 1,3 भी है, लेकिन वो आपका ट्रांजिटिव नहीं है, और कुछ आप बना ही नहीं सकते। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया है तो फिर से देखो वीडियो, समझ में आ जाएगा, मैंने डिटेल में सारी बातें बोली हैं आपको। चलते हैं 9th में। तो 9th में आपके पास एक आर रिलेशन डिफाइंड हुआ है n क्रॉस n पे, जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया था a क्रॉस a में, वैसे ही आपने r को, ठीक है, डिफाइन किया है n क्रॉस n से, n क्रॉस n से n क्रॉस n में, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो अगेन यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, रिलेशन को डिफाइन करते हैं n टू n। ठीक है, तो यहां पे n टू n करते हो, तो एक एलिमेंट का रिलेशन, एक एलिमेंट a का रिलेशन दूसरे एलिमेंट b के साथ होता है। लेकिन यहां पे n क्रॉस n एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन दूसरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो उस केस में क्या आएगा, आपका a कॉमा b एक ऑर्डर्ड पेयर जो n क्रॉस n से आएगा, इसका रिलेशन c कॉमा d ऑर्डर पेयर जो कि आपका इस n क्रॉस n से आता है, ऐसा रिलेशन। ठीक है, तो अब a कॉमा b का रिलेशन c कॉमा d ऑर्डर पेयर के साथ। अब रिलेशन कैसा है, रिलेशन यहाँ पे गिवन है आपका a प्लस d जो है वो b प्लस c के इक्वल है, ऐसा होना चाहिए, ये रिलेशन फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना ये किस टाइप का रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो भी है।
ठीक है। तो ये सब बेसिकली लेंदी क्वेश्चन है, ये सब आपका 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में आता है, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ। देखो आपके पास रिफ्लेक्सिव के लिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, ए कॉमा ए, सॉरी, रिफ्लेक्सिव के लिए यहां पे ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ आपको वेरीफाई करना है, इस टाइप का एलिमेंट। अब समझा रहा हूं क्यों। देखो अगर मान लो रिलेशन एन टू एन होता तो आप ए का रिलेशन बी के साथ बनाते, ठीक है। उस केस में क्या चेक करते हो आप, ए कॉमा ए आर में लाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस ए के प्लेस पे ए आता है और इस बी की प्लेस पे भी ए आ जाता है, ठीक है। एलिमेंट है, ए भी एक एलिमेंट है, ए भी एक एलिमेंट है। तो यहां तो एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, और दूसरा ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी है। तो इस ऑर्डर पेयर के साथ अगर ए कॉमा बी आ रहा है तो आपको इस ऑर्डर पेयर को भी ए कॉमा बी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ए और बी था ना, वो ए और ए हो गया, वैसे यहाँ ए कॉमा बी और सी कॉमा डी है तो वो ए कॉमा बी और ए कॉमा बी हो जाएगा। तो आपको ऐसा ऑर्डर पेयर देखना है जो आर में लाई करे, ठीक है। तो ए कॉमा बी का रिलेशन, ऑर्डर पेयर का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ होना चाहिए। तो देखो, तो अब रिलेशन क्या है आपका, अगर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ कैसा बन रहा है, ये बन रहा है ए डी के साथ ऐड करना आपको फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, और ये मिडिल एलिमेंट को ऐड करना है। तो यहां ऐड करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और मिडिल मोस्ट बी प्लस ए। तो आपको तो पता है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा, ये ट्रू होगा। तो आप बोल सकते हो ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ होगा। तो इस टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सब लाई करेगा आर में, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा आपका। अब आते हो नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए इफ ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, अगर ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी ऑर्डर पेयर के साथ है तो आपको चेक करना है देन सी कॉमा डी का रिलेशन भी ए कॉमा बी के साथ होना चाहिए। रिवर्स कर देते हो, तो आप फर्स्ट बोल रहे हो ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ, तो इसका मतलब है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये आप मान के चल रहे हो। अब आपको दिखाना है सी कॉमा डी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ। तो ये फुलफिल कब होगा, जब फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का सम, यानी कि सी प्लस बी इज इक्वल टू मिडिल मोस्ट का सम ए प्लस डी, ये इक्वल होगा। तो क्या ये इक्वल होगा, एकदम होगा, क्योंकि ये आपको गिवन है फर्स्ट। तो यूजिंग फर्स्ट बस आपने उल्टा ही तो चेक किया है, यहां पर लिखा हुआ था x इज इक्वल टू वाई, तो आपने y इज इक्वल टू एक्स लिख दिया है। तो आप a प्लस डी को इधर ले आओ, ऐसे लिख सकते हो a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी लिख सकते हो, ये गिवन है आपको। तो यहां पे आपने क्या देखा, अगर a कॉमा बी का रिलेशन c कॉमा डी के साथ है तो c कॉमा डी का रिलेशन भी a कॉमा बी के साथ होगा। तो अगर आप ऑर्डर पेयर को रिवर्स करोगे तो भी वो इस रिलेशन R में लाई करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है सिमेट्रिक। ऐसे ही आप जाओगे ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा, तो ट्रांजिटिव क्या होगा, इफ ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ है एंड सी कॉमा डी का रिलेशन एक नया ऑर्डर पेयर ई कॉमा एफ के साथ है, देन आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा देन ए कॉमा बी का रिलेशन भी ई कॉमा एफ के साथ होना चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में ए बी का रिलेशन सी डी के साथ, तो ये कब होगा, जब ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा, ये आपको गिवन है। सेकेंड आपने माना सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ, ये कब होगा, जब सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई होगा, ठीक है, तभी होगा ये। या इसको आप ऐसे लिख लो, इसको हम थोड़ा रिवर्स करके लिख लेते हैं, मतलब कहने का मतलब है, बता रहा हूं क्यों लिखा है वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे आपका सी एफ का
तो हमने यहाँ पे डी प्लस ई यहाँ लिख लिया, डी प्लस ई का रिलेशन सी प्लस एफ के साथ। अब आपको क्या दिखाना है, ए प्लस बी का रिलेशन ई एफ के साथ। तो ए कॉमा बी का रिलेशन ई एफ के साथ कब होगा, जब ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई दिखाओगे आप। अगर आपने ये दिखा दिया, मतलब कि आपको ये प्रूफ करना है, अगर आपने ये दिखा दिया तो आप बोल सकते हो ए बी का रिलेशन, ए बी ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन ई एफ ऑर्डर्ड पेयर के साथ होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ए प्लस एफ चाहिए। ठीक है, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, आपको ए प्लस एफ चाहिए ना, तो आप एफ को इधर लिख लो और डी प्लस ई को इधर लिख लो। कहने का मतलब है ये आपके पास ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, इसको लिख लो सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, ऐसे लिख लो। ठीक है, इनको हम ऐड करते हैं। इक्वेशन 2 को मैंने उल्टा लिखा है, इधर करके इसको इधर कर दिया, जो पहले हमने लिखा था उस वही लिख लिया है। अब जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और ये आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो यहां से आपका सी डी कैंसल आउट, सी डी कैंसल आउट, तो क्या आ गया, ये आ गया ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब अगर a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई आया तो आप क्या बोलोगे, ए बी ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन एफ ई एफ ऑर्डर पेयर के साथ है। तो अगर इस टाइप का ऑर्डर पेयर लाई करता है तो वो आपका ट्रांजिटिव भी होगा। तो यहां पे क्या देखा आपने, यहां पे आपने देखा वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। तो इसी को आप बोलते हो इक्विवेलेंस रिलेशन, यही आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इस टाइप का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बस ब्रीफली समझाया है, बोला मैंने सब कुछ अच्छे से डिटेल में है, लेकिन लिखा मैंने बस ब्रीफली है। आप अगर एनसीईआरटी करते हो वहाँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ एमसीक्यूज कर रहे हैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या बोला गया है, ए आपके पास सेट गिवन है 1 2 3 और बी सेट गिवन है आपके पास 1 4 6 9। ठीक है, आपने एक रिलेशन डिफाइन किया है ए से बी। कैसा रिलेशन है, यानी कि x एलिमेंट का रिलेशन y एलिमेंट के साथ है। x आपका सेट A से आएगा और y आपका सेट B से आएगा। और रिलेशन कैसा है, x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू y से बड़ी होनी चाहिए। तो रिलेशन बनाना है आपको, तो रिलेशन बनाते हैं हम। तो आप x की वैल्यू अगर 1 लोगे तो y की वैल्यू ऐसा क्या लोगे जो 1 से बड़ी वैल्यू आ जाए, कुछ भी नहीं आ सकता। तो x 1 नहीं हो सकता। अगर आपने x को 1 ले लिया तो y तो यहां से आएगा, तो y 1 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, लेकिन y की वैल्यू ऐसी लेनी है जो x से छोटी हो। तो अगर 1 लोगे तो x के इक्वल आ गया, 4 लोगे तो x से बड़ी वैल्यू हो गई, तो कुछ नहीं ले सकते, तो 1 तो नहीं आएगा। अब अगर लेकिन आपने अगर यहां से 2 ले लिया तो y को आप यहां से 1 ले सकते हो, ये ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। और अगर आपने यहां से 3 ले लिया तो अगेन y को आप 1 ले सकते हो और कुछ नहीं ले सकते। तो ये बनेगा आपका रिलेशन 2,1 3,1। तो यहां से आपको पूछा गया रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है y की वैल्यू जो दूसरा एलिमेंट है ये। तो ये कितना है 1, बस एक ही एलिमेंट है 1, तो रेंज आपका हो जाएगा 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम 2 3 4 5 to 3 6 7 10। तो मान लो हम ए को मान लेते हैं 2 3 4 5 एंड बी को मान लेते हैं 3 6 7 10। तो आपने एक रिलेशन डिफाइन किया ए टू बी, ये आपका रिलेशन डिफाइंड हुआ है। अब रिलेशन डिफाइन मतलब x का रिलेशन y के साथ। x कहां से आएगा, x आएगा पहले वाले सेट से जो ये सेट है a, और y कहां से बिलोंग करेगा, वो y बिलोंग करेगा सेट b को।
और जो ऑर्डर पेयर बनता है एक्स कॉमा वाई, जो आपका ऑर्डर पेयर मिलता है आपको एक्स कॉमा वाई, जो ऑर्डर पेयर मिलेगा एक्स कॉमा वाई वो आर में लाई करता है। तो एक्स और वाई कैसे होने चाहिए, एक्स और वाई रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, मतलब एक्स और वाई आपस में प्राइम की तरह बिहेव करेंगे, मतलब उनका आप बोल सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आर क्या क्या बन सकता है, आपको डोमेन फाइंड करना, तो पहले तो आप आर बना लो। तो आपने आर बनाया, तो सेट ए से आपने लिया 2, एक्स को आपने 2 रखा, तो वाई को क्या क्या रखोगे जो 2 से डिवाइड ना हो, तो वाई को आप 3 ले सकते हो। अगर आपने एक्स को 2 लिया तो वाई को आप 7 ले सकते हो। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब आपने एक्स को ले लिया 3, तो वाई को आप 7 ले सकते हो। अगर आपने एक्स को ले लिया 3 तो वाई को आप 10 ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने एक्स को ले लिया 4 तो वाई को आप 3 ले सकते हो। अगर आपने ले लिया 4 तो वाई को 7 ले सकते हो। ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाना चाहिए। और ऐसा ही अगर आपने ले लिया 5 तो y को आप 3 ले सकते हो, 5 के साथ 6 आ सकता है, 5 के साथ 7 आ सकता है। ये तो आपका 2 भी आ गया, आपका 3 भी आ गया, आपका 4 भी आ गया, आपका 5 भी आ गया। तो कहने का मतलब है जो ये एलिमेंट जो पहले आते हैं ऑर्डर पेयर में वो आपका डोमेन देते हैं, डोमेन बनेगा। डोमेन क्या आ जाएगा, 2 3 4 5, यानी कि पूरा सेट ए आपका डोमेन बन गया। तो सेट ए डोमेन बन गया, ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। तो 12th आज इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो 12 आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 12 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे एक रिलेशन है, ठीक है, फाई, एक फाई रिलेशन है C2R। तो आपने एक रिलेशन डिफाइन किया है फाई, कहां से कहां, C2R। तो बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर टू रियल नंबर। रिलेशन कैसा है, x एलिमेंट का रिलेशन फाई y के साथ, जो आप r यूज करते हो यहां पे फाई यूज किया गया है। तो x कहां लाई करेगा, x लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, और y कहां लाई करेगा, y लाई करेगा r में, जो कि रियल नंबर होगा। ठीक है, और रिलेशन कैसा है, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू y, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू y, ये आपका रिलेशन है। तो पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गिवन है आपको, ए ऑप्शन में 4 ऑप्शन चेक कर रहा हूं। ठीक है, ए ऑप्शन वो है 2 + 3i का रिलेशन 13 के साथ, मतलब y की वैल्यू 13 है और यहां से आपको मॉडुलस निकालना पड़ेगा इसका। तो 2 + 3i का जब आप मॉडुलस निकालोगे, क्लास 11th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो ये √13 आ जाएगा। तो ये 13 है अंडर और ये 13 है, तो क्या ये इक्वल होंगे, नहीं होंगे, तो फर्स्ट आपका गलत है। ऐसे ही आप बी चेक करो, 3 का रिलेशन -3 के साथ, तो इसका मॉडुलस 3 हो जाएगा, ये -3 है, पॉसिबल ही नहीं है। सी चेक करो, 1 + i का रिलेशन जो कि 5 है 2 के साथ, तो 1 + i कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 + i कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो मॉडुलस होगा, आपको चाहिए मॉडुलस। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, जो कि √2 हो जाएगा। तो ये √2 2 के इक्वल नहीं होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी पे आते हैं, डी है आपका i का रिलेशन 1 के साथ, तो i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर जो कि 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 = 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अभी तक कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप प्लीज वीडियो को फिर से देखो, पीछे करके समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है
कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का। ठीक है, देखो मैंने बहुत आराम से ही सॉल्व किया है, इससे स्लो करूँगा तो आपको एमसीक्यूज वाली फील नहीं आएगी, और इस चैप्टर में एमसीक्यूज वाली फील अभी आई भी नहीं होगी, सारे लेंथी क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करने पड़े हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आएंगे आगे, लेकिन अभी तक हमने जो आज जो किया है ना वो बेसिकली आप प्रूफ कर रहे थे, तो वो सब्जेक्टिव में ही आते हैं। कोई बात नहीं, आना चाहिए। अगेन आप जब भी एमसीक्यूज एक्सरसाइज लगा रहे हो उससे पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना, और अगर आप रिलेशन फंक्शन लगा रहे हो तो मैं कहूँगा क्लास 11 को भी एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।